अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। गो के पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो वीडियो लीक होने या किए जाने का ट्रेंड जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन माजी करीब में सियासी जमातें हों या इदारे हों, सबको टारगेट या उनसे मतलूबा नताइज लेने के लिए इस हरबे का इस्तेमाल बहुत तवातुर और तेज़ी से किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इसी तरीक़ेकार को मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस मरियम नवाज़ पर हमले किए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मरियम नवाज़ की जानिब से मीडिया को दी जाने वाली हिदायत की एक के बाद एक कई मुबैना वीडियोज़ मंजर आम पर लाई गई। इससे कबल चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो, फिर उसके बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो, या फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर से मंसूब एक मुबैना वीडियो। इन सब वीडियोस के जरिए सियासी और जमहूरी निज़ाम को दागदार करने की कोशिशें की गई, मुसलसल की गई, और बदकिस्मती से अब भी यही हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान के दौर में जो उनके मुखालिफिन के खिलाफ होता था, अब वही कुछ इमरान खान के खिलाफ हो रहा है। अगरचे इमरान खान की हुकूमत को गए अभी सिर्फ 3 माह ही हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ या उनसे जुड़ी 3 मुबैना वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं। पहली मुबैना ऑडियो जो है वो बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की आई, जिसमें उनकी जानिब से साबिक वज़ीर आज़म साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुबैना तौर पर इमरान खान का एक पैगाम दिया गया कि वो अदम एतमाद से पीछे हट जाएं। दूसरी मुबैना ऑडियो भी मलिक रियाज की आई, जिसमें उनकी बेटी की जानिब से इमरान खान की अहलिया को मुबैना तौर पर कीमती हीरा दिए जाने का जिक्र किया गया। और अब तीसरी मुबैना ऑडियो भी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की सामने आई, जिसमें वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज डॉक्टर रसलान को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफिन के खिलाफ गद्दारी के ट्रेंड चलाने की हिदायत दी जा रही हैं। इन एक के बाद एक ऑडियोज और वीडियोस के हुकूमत की जानिब से जो है वो तहरीक इंसाफ पर उस इनके सामने आने के बाद, वीडियोस के सामने आने के बाद दबाव बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इस मामले पर पीटीआई का जो कैंप है उसमें कंफ्यूजन भी दिख रही है। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी गुज़श्ता रोज तक इस ऑडियो को जाली करार दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने श्री मज़ारी के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा किया, जिसके लिए हुकूमत पहले ही रज़ा इज़हार कर चुकी थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म फोन टेप किए जाने पर अस खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फोन टैपिंग की? और जहां तक इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। गो के तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा और सवाल जायज़ है, लेकिन उनसे एक और बड़ा सवाल ये भी होगा कि माजी में उनके दौरे हुकूमत में जब ये सब कुछ होता रहा तो इस ट्रेंड को रोकने के लिए क्यों कुछ इकदाम नहीं किए गए? क्योंकि दिलचस्प बात यह कि इमरान खान साहब खुद माजी में फ़ोन टैपिंग को ठीक समझते रहे, क्योंकि उनके बकौल दुनिया भर में इंटेलिजेंस इदारे यही करते हैं। बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था खान साहब का जब वो वज़ीर आज़म थे फ़ोन टैपिंग के मामले पर। आज पीटीआई कुछ और कह रही है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के कश्मीर बराए उमूर कश्मीर के मुशीर कमर जमान कायरा साहब, इसके अलावा साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। लेकिन पहले बात करेंगे आज हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस में ताज़ा और बड़े चैलेंजेस, इत्तेहादियों की नाराज़गी के मामले की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाराज़ है, MQM इस वक्त नाराज़ है। उसके अलावा ANP को बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं हुकूमत से। शहबाज इंतज़ामिया से ANP नाराज़ हो चुकी है, ऑल्दो बड़ी मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन पर कारकुनान का दबाव और अलहदगी भी हुकूमत से इख्तियार कर सकती है। बड़ी थिन मेजॉरिटी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, तो अगर ANP पीछे हट जाती है, बाकी जमातें उनके साथ भी रहती हैं, फिर भी खतरात लाहक हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। एमल वली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हुकूमत से काफ़ी सारे इत्तेहादी नाराज़ हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ANP ना तो वफाकी काबीना का हिस्सा बनी और ना गवर्नरशिप जो आपको ऑफर की गई फिर आपने वो रिफ्यूज़ कर दी। इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या आप नाराज़ हैं और कुछ वजारत वगैरह नहीं लेना चाहते, गवर्नरशिप नहीं लेना चाहते, या कोई ऐसी सियासी जमात है जो कि रोड़े अटका रही है KP की गवर्नरशिप में ANP के लिए? देखें आदिल भाई बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे आपको पता है, मेरे ख्याल में आपने जो सवाल किए हैं तो ये दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हमें बार बार ऑफर्स किए गए वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए,
हैदर खान की शक्ल में वजारत लेने के लिए, लेकिन आपको पता है हमने बार बार उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ किया है। हमने कहा है कि नहीं, हम हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने उनको कहा है कि आप पे प्रेशर्स हैं, जिस तरफ आपने इशारा किया, और आप खैर है उन प्रेशर्स को आप सेट कर लें। हम वो उस तरह के इन कुर्सियों के लालची और शौकीन नहीं है। हम चाहते हैं कि एटलाज पाकिस्तान पे इस वक्त जो मसला पड़ा हुआ है इसका कोई हल निकले। और फिर जो गवर्नरशिप थी तो वो भी शहबाज शरीफ साहब ने हमें ऑफ़र की थी, और आपको पता है कि हैदर खान ने जाके फिर उनको रिफ्यूज़ल कर दिया था। हाँ, शुरू में उन्होंने बहुत बोला था तो हमने हाँ बोल दिया था, लेकिन फिर वो जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ पार्टियों की तरफ से रिजल्टनेस आ रही थी और वो मामला फंसा हुआ था, तो फिर हमने इंतज़ार नहीं किया। हमें जैसी अंदाज़ा हुआ तो हमने खुद ही उस पीछे। मुझे एमल साहब ये बताइएगा, आपकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कई मुलाकातें हो चुकी हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट मुश्किल फैसले कर रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है, और जाहिर बात है अवामी नेशनल पार्टी को भी ये जो सियासी कीमत है इस बोझ की अपने कंधों पर उठानी होगी, क्योंकि आप फिलहाल कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। क्या आपके कारकुनान आपसे ये सवाल नहीं पूछते कि एमल साहब आप सियासी क्यों कीमत अदा कर रहे हैं जब आप गवर्नमेंट में ही शामिल नहीं हैं? देखिए, कारकुनों में तो एक इश्तिहाल है, और इस वक्त अगर मैं हकीकत बताऊं तो हमारे कारकुन के ज़्यादा रुझान इसमें भी है कि हम इस वक्त हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें। ज़्यादातर लोग कारकुन जो हालात हैं उसी पे हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि ये तो पिछले हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनी थी, और मेरे ख़्याल में वो जो फ़ैसले हुए थे वो हमें करने पड़े थे, और वो उस वक्त भी और इस वक्त भी वो फ़ैसले ज़रूरत थे भी और हैं भी। हाँ, जो मुश्किल है, ऑब्वियसली हम पार्ट हैं, वी आर पार्ट ऑफ द टीम, तो उस टीम का हिस्सा होते हुए हमें ये सवालात हम पे उठेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है फिर हम एक इत्तेहादी हैं, और वो इत्तेहादी जो हुकूमत में कोई हुकूमती हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि हमने साफ साफ बोला है कोई भी गलत पॉलिसी आएगी तो उस पर हम सीधा साधा तनकीद करेंगे। तो मेरे ख्याल में फिर बोझ ज़्यादा उन पे बनता है जो ये जिम्मेवारी के लिए फोर फ्रंट पे बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में हम उधर भी उस इत्तेहाद में भी इसलिए बैठे हुए कि इस जिम्मेवारी का एहसास उनको कराए, आवाम की आवाज़ हम पहुँचाएँ। ईद के बाद शायद कोई आपकी मरकजी क़यादत का इजलास भी बुला रहे हैं, क्या ये फैसला आप कर सकते हैं कि जी अब हुकूमत के साथ मजीद खड़े नहीं होना एंड दैट्स इट? देखिए आदिल भाई, आपको तो पता है कि अवामी नेशनल पार्टी एक उसूल पसंद और एक आइनी जमात है, और हम फ़ख्र से ये बात करते हैं कि सबसे तारीखी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी है। तो जो भी है वो फोरम्स पे फैसले होंगे। हाँ, जो आपने बोला अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, वो बिल्कुल गलत खबरें फैलाई गई थी। ना कोई मीटिंग बुलाई गई है और ना इस तरह कुछ हुआ है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कारकुनों के बीच बैठ के या सोशल मीडिया पे जो हम सुन रहे हैं, तो मैं उसके लिहाज से कह रहा हूँ। और आइंदा जब भी कोई मीटिंग होगी या CEC का मजलिस आमला होगा तो जाहिर सी बात है फिर अवामी नेशनल पार्टी के फैसले तो मजलिस आमला करते हैं, लेकिन हम एक उसूली जुमात हैं, हम उसूलों पर फैसला करते हैं और इंशाल्लाह उन्हीं उसूलों में मजीद अपने फैसले। एमल वली साहब, इलेक्शन का मुतालबा भी हो रहा है और बड़ा पुरजोर मुतालबा आवाम का भी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, हमें अब ये पता नहीं अक्सरियत ही आवाम ये चाहती हैं या जो इलेक्शन चाहते हैं वो अकलियत में है। आप चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट का एक बाकायदा हिस्सा है, क्या अवामी नेशनल पार्टी समझती है कि मौजूदा हालात में बेहतर यही है कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए और इलेक्शन करवाए जाए फौरन? देखें जी, बिल्कुल हम सब उसूली जो सियासी जमहूरी जमातें हैं उनकी यही डिमांड होगी कि एक फ्रेश मैंडेट आए और वो मैंडेट आवाम के पसंद से आए, ये ना कि और लोगों के पसंद से, और फिर वो लोग मज़ीद फ़ैसले करें। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी हालत बनी हुई है तो हुकूमत को कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे। फ़ौरन हम तो इलेक्शन में जा नहीं सकते। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें फ़ौरन में इलेक्शन में जाना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। और फिर जो हालात हैं तो ये हालात ऐसे नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट इन हालात को संभाल लेंगी। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इस वक्त कुछ हालात संभले, जल्द अज जल्द जितना भी जल्द हो सके
इंतखाबात होने चाहिए और एक फ्रेश मैंडेट, अवामी मैंडेट। एमएल वली साहब, क्या जिस तरह आपने पहले कहा कारकुनान का एक दबाव आप पर मौजूद है कि हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करें, क्या वो ये सवाल नहीं करते कि बाकी जो पार्टनर्स थे आपके ओपोजिशन जमातों में, जिनमें पीपल्स पार्टी थी, JUI थी, सबको बड़ा, और JUI को बड़ी अहम वजारतें मिली, तो क्या ये एतराज़ आपके सामने नहीं रखा जाता और आपको इस पर कुछ एतराज़ नहीं कि ANP को कुछ नहीं मिला लेकिन बाकी जमातों को मिला? देखिए, हमारे वर्कर्स और हमारी पार्टी इस पे फख्र कर रही है आदिल भाई के हमने उन लालचों को ठुकरा दिया है। पता चल रहा है इस वक्त, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन इस वक्त पता चल रहा है कुछ लोग कचकोल लेके उन लालचों के पीछे घूम रहे हैं और कुछ हमारी तरह के लोग हैं जो उन लालचों को लाते मार के फिर भी बोझ अपने सर पे लेने के लिए पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क की खातिर और अवाम की खातिर फिर कुर्बानियाँ देने को तैयार है और काम करने को तैयार है। तो ये हमारा एक तारीखी रवैया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जारी रखेंगे और इस पर कारकुन बड़े फ़ख्र से इसको मतलब फख्रिया महसूस कर। जब कुछ खबरें ये भी हैं जिसकी आप तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप में इस वक्त सोच ये पाई जाती है कि आगे जाकर तहरीक इंसाफ के साथ भी इलेक्टोरल अलायंस हो सकता है, इंतखाबी अलायंस जिसे कहते हैं, सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है? देखिए जी, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आपको पता है अवामी नेशनल पार्टी में इलेक्टोरल अलायंस जो है ये एक प्रोविंशियल मैटर है और ये प्रोविंशियल काउंसिल और प्रोविंशियल जो हमारी मजलिस आमला है इस पर पूरा इख्तियार रखती है। हमारे दरवाजे खुले हैं। हम एक तो नज़रियाती इत्तेहाद होता है, तो नज़रियाती इत्तेहाद अपनी जगह होता है और पार्लिमानी इत्तेहाद फिर अपनी जगह होता है, और फिर प्री इलेक्शन इत्तेहाद एक होता है और फिर पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद एक अलग चीज़ है। लिहाजा मेरे ख्याल में जहाँ पे पार्लिमानी इत्तेहाद बीच में आ जाते हैं तो वहाँ नज़रियाती इत्तेहाद साइड पे हो जाते हैं और फिर पार्लिमानी इत्तेहाद खसूसतन खालिसन इस बात के लिए होता है कि पार्टी को किस चीज़ से ज़्यादा पार्लियामेंट में फ़ायदा होगा ताकि उस इत्तेहाद में जाएँ। तो हमारे दरवाजे खुले हैं और हम देखेंगे इंशाल्लाह जिस तरफ से हमारे ज़्यादा फ़ायदा होगा पार्टी को, हम शायद अगर पहले तो अव्वल तो इत्तेहाद का फैसला करना पड़ेगा, अगर इत्तेहाद करना है तो फिर उसके बाद खुले सबके लिए। एमल वली साहब, आपके जवाब से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप एक प्रैग्मेटिक या अमलियत पसंदी की सियासत की बात कर रहे हैं कि आपके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन पिछले 8-10 सालों में ANP की बड़ी स्ट्रांग ओपोजिशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन आप कहते हैं कि आप उनके साथ भी इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, यानी उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। क्या ये सोच की तब्दीली है, एक पार्टी की पॉलिसी की तब्दीली है, और ANP क्या आगे जाकर इसी तरह की सियासत करना चाहती है, अमलियत पसंदी की? नहीं जी, सोच की तब्दीली तो नहीं है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में हम अगर आप नज़र रखें थोड़ी सी तारीख पे तो इन्हीं बातों पे हमने भुट्टो साहब की मुखालिफत की है, हमने इन्हीं बातों पे नवाज शरीफ साहब की मुखालिफत की है, हमने इन्हीं बातों पे आप सब डिक्टेटर्स की मुखालिफत की है और इन्हीं बातों पे हम पिछले 8-10 साल से इमरान खान और उसकी पार्टी की मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़रिए से काम रखती हैं, लेकिन फिर बहुत चीज़ें अगर आप पार्लियामेंट की तरफ जाएं तो फिर उसमें फिर नज़रिए से ज़्यादा आपको अपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री फ़वाइद सोचने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है फिर आप पार्लियामेंट में जाके फिर आप नज़रिए के सोच के और फिर अपने नज़रिए के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो ये ना कोई नई बात है ना ऐसा है, ये अभी भी हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कल भी हमारे दरवाजे सबके लिए खुले थे। आपको पता है कि इस मुल्क की एक तारीख़ है कि बावजूद इसके कि हमें गद्दार कहा गया, हम जिन्ना साहब के हमें मुखालिफ कहा गया, लेकिन यहाँ पर हम जब जिन्ना साहब की बहन डिक्टेटर के खिलाफ खड़ी हुई तो वली खान उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। तो हम ये हमारी तारीख है, उसूलों पे हम इसी तरह खड़े रहते हैं और फिर सियासत और पार्लियामान के कुछ अपने, मैं ये कहूँगा कि लोग शायद इसको बेउसूली बोले लेकिन बेउसूली नहीं है, उनके कुछ अपने उसूल हैं और फिर उन उसूल पे हमें रखना पड़ेगा और इसलिए हमारे दरवाजे सर उस वक्त खुले हैं। एमल वली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर आज़म की मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा साहब से ये गुफ्तगू करेंगे कि ये जो ऑडियो वीडियो टेप वाला मामला है इसको गवर्नमेंट कैसे देख रही है, क्या इस पर बाकायदा कानून साजी तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इस चीज़ को स्टॉप कैसे किया जाए। एक ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। मुशीर बराए उमूर कश्मीर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है, पहले जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो, फिर मलिक रियाज की मुबैना जरदारी साहब के साथ, अब मुबैना तौर पर बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो जो आ गई है। PTI ये कह रही है कि देखिए, बुनियादी सवाल ये नहीं कि इस ऑडियो में क्या कहा गया है, क्या ये असली है नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये रिकॉर्डिंग
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तमाम मामला गैर कानूनी है? कोई शक नहीं है जी, इस तरह का रिकॉर्डेड मटेरियल जो है ये सारा गैर कानूनी है और इस तरह की रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन हमारी बहरहाल एजेंसियाँ या इस तरह के इदारे ये काम करते रहते हैं और फिर कुछ लोग भी ये काम करते रहते हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। लेकिन ये बात पीटीआई कहे तो अजीब लगती है जी, क्योंकि हजूर आपने तो सारा काम ही ये रखा, आप तो मफरूज़े के तहत, आप तो एनिमेशंस बना बना के, आपने तो पता नहीं किस किस को अंगेज करके सोशल मीडिया पे क्या क्या तूफ़ान नहीं मचाए और झूठ और मलम्मा साजी के ज़रिए क्या लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछाली। लिहाजा जो हुआ वो गलत है, लेकिन आज अगर किसी की फुटेज आ रही है, किसी की वीडियो ऑडियो आ रही है तो ये भी बात मुनासिब नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अब तो अदालतें भी बहरहाल ये कह रही हैं कि हम भी सोशल मीडिया देख के अपना ओपिनियन बनाते हैं और इस तरह की ऑडियो वीडियो कैसेट्स जो हैं वो भी टेपों का हिस्सा बनती हैं, एविडेंस का हिस्सा बन जाती हैं। हमारी जमातों के ऊपर भी बहुत सारे ऑडियो वीडियो के ही ज़रिए उन्होंने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। तो ये बहरहाल ये चीज़ है गलत, मैं इसके लिए करना। कारी साहब देखिए, रिकॉर्डिंग जो भी करे, चाहे प्राइवेट कैपेसिटी में हो, ऑफिशियली को, ये चीज़ ठीक नहीं है, खुसूसन जब वो पब्लिक हो जाती है। लेकिन खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उनसे ये सवाल किया जाता था तो वो कहते थे कि एजेंसियों को मालूम होना चाहिए कि मैं बतौर वज़ीर आज़म क्या करता हूँ और मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करना, बतौर वज़ीर आज़म उनको प्रोटेक्ट करना एजेंसियों का फ़र्ज़ है, जो कि है भी। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि जी ये गैर कानूनी काम है। तो हो सकता है वो आज ठीक कह रहे हो सकता है वो उस वक्त ठीक कह रहे हो, ये इस पूरे अमल का लेकिन दिफा तो नहीं किया जा सकता। खान साहब की मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ना मुख्तलिफ औकात में सूटेबिलिटी का लॉ अप्लाई करते हैं, वो जो सूट करता है उसके मुताबिक वो चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम लोगों की प्राइवेट लाइफ के अंदर घुसना नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बुनियादी तौर पे यस वो रिकॉर्डिंग सारी दुनिया में करते हैं, वो लोगों को वॉच करते हैं, वो टेलीविजन्स और टेलीफोनों को टेप करते हैं, वो टेलीफोनों को वॉच सारी दुनिया में होता है। क्यों? इसलिए कि उनका काम नेशन को, कौम को, मुल्क को चलाना होता है और उसके खिलाफ होने वाली साजिशों को रोकना होता है। लेकिन इंडिविजुअल्स की प्राइवेट लाइफ में घुस के जाके देखना, उनको रिकॉर्ड करना, अगर कोई एजेंसी करती है तो ये बहुत गलत है, इसको करो। वैसे तो कायरा साहब कानून साजी है, लेकिन पार्लियामान में कुछ ज़्यादा कानून साजी इसके बारे में करना चाहिए, क्योंकि अब तो आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं और पीपल्स पार्टी का तो इस बारे में बड़ा शुरू से वाज़े मौक़िफ़ रहा है। तो बाकायदा कानून साजी थोड़ी सी सख्त हो जानी चाहिए। इसके लिए कानून तो ऑलरेडी है जी, कोई कानून इनको प्रोटेक्ट नहीं करता कि इस तरह की रिकॉर्डिंग, इस तरह की कोई चीज़ें बनाई जाए प्राइवेट लाइफ के लिए। हाँ, पब्लिक लाइफ के बारे में बिल्कुल आपका रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ता है और बहुत सारी एजेंसीज आपको वॉच करती हैं, इदारों को करती हैं, ये सारी दुनिया का एक प्रैक्टिस है। लेकिन इंडिविजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून तो मौजूद है। अब रही बात कानून बन भी जाए और मज़ीद अगर कानून बनाने की ज़रूरत हो तो बन जाएगा, ये प्रैक्टिस ख़त्म करनी चाहिए। और इसके लिए जिस तरह माशरे की सियासत को दुरुस्त करने के लिए, जिस तरह अपने इदारों को काबू में रखने के लिए, जिस तरह अदलिया को उसके रोल के मुताबिक लेके आने के लिए, जिस तरह मीडिया को अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए, जिस तरह कारोबारी बंदे को, मजहबी तबकात को, सबको अपने अपने दायरे में बंद करने के लिए, वापस धकेलने के लिए अवामी और समाजी दबाव की ज़रूरत है, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार और ताकत होती है, जो आइन और कानून से बड़ा होता है और कई सूरतों में तो वो बहुत बड़ा होता है। उसका जब तक इजहार नहीं होगा, उसका जब तक इस्तेमाल नहीं होगा, लोग उसके ऊपर अपना रिएक्शन नहीं देंगे, तो ये पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो पाएगा। बहरहाल इस पर लेजिस्लेशन मौजूद है, इसको मज़ीद होना चाहिए और इनफरादी ज़िंदगी में दखल नहीं दिया जाए। अच्छा कारी साहब, आप पंजाब की पॉलिटिक्स को बड़ा करीब से देखते हैं। 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट कर रही है। मौजूदा कोलिशन के लिए आसान नहीं है ये मौजूदा महंगाई के तहत जो फैसले हुए हैं, अवामी रद्द अमल है। कितनी सीटें आप निकाल लेंगे आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है जिस महंगाई के बाद भी सिंध के अंदर इलेक्शन हुआ है, आपने देखा कि ये सारा अमल जो यहाँ पे हुआ है, सिंध में भी गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे लोगों का रिएक्शन अपनी जमात के लिए आया है और लोग इस मामले को समझे हैं
कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अगर मुश्किल फ़ैसले किए हैं, उनकी ज़िंदगी में तलखी बढ़ी है, तो हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो ये फ़ैसले ना करते तो दूसरी तरफ जो फ़ैसला था वो बहुत घिनौना और बहुत ख़तरनाक था, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लिहाजा हम इंशाअल्लाह कंफर्टेबल ये इलेक्शन जीत लेंगे। और इस वक्त सारा कोalition जो है, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, बाकी जमातें हों, वो मुस्लिम लीग के उन साथियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस असूल के तहत इकट्ठे हुए थे कि इस दौर में जो बाई इलेक्शंस होंगे वो हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने अपने उस असूल पे खड़े होकर ठीक। ये कह रहे साहब पंजाब में सोलर यूनिट देना, फिर उसके बाद 100 जो यूनिट्स हैं उस तक बिजली की मुफ्त फरामी, मौजूदा हालात में एक तो आप लोग खुद खान साहब पर तनकीद करते आए कि सब्सिडी देकर कौमे ख़जाने का सत्यानाश कर दिया, नुकसान कर दिया। अब इस किस्म की सब्सिडी हम कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? और दूसरा ये कि ये तो प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आती है। पंजाब में जिस सूबे में इलेक्शन हो रहे हैं 20 सीटों पर, वहाँ आप 100 यूनिट फ्री बिजली देने के ऐलानात कर रहे हैं। नहीं, ये या तो उस इलाके के अंदर हो हुकूमत जो बैठे, फिर तो आप ये इसको कह सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि किसी इलाके के साथ मुतल्लिका नहीं है, ये पूरे सूबे के लिए है। और हुकूमत का काम ये नहीं है कि उसने आज नहीं कल रिलीफ देना है, कल नहीं 2 हफ्ते बाद रिलीफ देना है। वो जब महसूस करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में तंगियाँ आई हैं और आज बजट आया है, बजट के बाद लोगों को तवक्को है, तो ये रिलीफ देने एन दुरुस्त हैं। रही बात सब्सिडी की, तो सब्सिडी के ज़रिए आप एक्सचेकर के ऊपर इतना बोझ डालिए। हम सब्सिडी के ख़िलाफ़ नहीं, आज भी सब्सिडियाँ दी जा रही हैं। टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात हम हमेशा करते थे, एन ब्लॉक सब्सिडीज़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक सेठ जो है वो अपनी लैंड क्रूज़र में भी सब्सिडी वाला तेल डलवाए और एक उसका जो ड्राइवर है या उसका जो खानसामा है, जो उसका जो गार्ड है, वो भी अपने मोटरसाइकिल 70 सीसी में वही सब्सिडी वाला तेल डलवाए, वो भी वही आटा खाए जो उसका सेठ खाता है। ये नहीं हो सकता। लिहाजा 100 यूनिट वाला वो बंदा जो कम यूनिट इस्तेमाल करता है, गरीब तरीन सतह के रहने वाला है, उसको सपोर्ट, ये टारगेट है। ये फेडरल गवर्नमेंट का भी ये टारगेट है। हमने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो फ्यूल के एडजस्टमेंट में, जो कीमतें बढ़ने की सूरत में जो 2 दफ़ा एडजस्टमेंट्स दी हैं, वो भी टारगेटेड है। और आइंदा के लिए यही किया जा रहा है, यही प्लान है कि टैक्स में भी और इस तरह की रिलीफ में भी टैक्स उस तबके से लिया जाए जिसके पास वसाइल हैं, दौलत है, और बहुत दौलत है, और इस सारे अरसे के अंदर बहुत दौलत बनी है लोगों की, और उनको टैक्स देना होगा। हमें उनसे टैक्स लेना होगा जो भी गवर्नमेंट है, और फिर हमें टारगेट करके आम आदमी, गरीब आदमी, लोएस्ट जो है पे रहने वाले लोग जो हैं, उनको टारगेटेड सब्सिडीज देनी होंगी। हमारे मुल्क के अंदर अभी वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। और सब्सिडीज़ तो वैसे यूरोप के अंदर भी दी जाती हैं, वहाँ भी बेकारी जो है, बेकारी अलाउंस मिलता है आपको। कॉरपोरेशन या जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना घर देती है, वो आपको फ्री इलाज देती है, वो आपको फ्री तालीम देती है। तो ये सारी सब्सिडीज़ ही हैं जो वो फराहम करती हैं। हमारा जो सब्सिडीज़ का बेसिकली मुखालफत का निज़ाम था वो ये था कि आप वो सब्सिडियाँ देते हैं जिसमें ताकतवर भी वो पैदा लेता है और आम आदमी तक वो सब्सिडी थी। जी चलें, कारी साहब ये बताएगा कि सब कुछ के बावजूद देखिए, ऑल्दो पीटीआई को 20 में से तकरीबन 14 सीटें जीतनी होंगी अगर परवेज इलाही को दोबारा सीएम बनाना है, लेकिन अगर फिर भी वो ये 14-15 सीटें ले जाते हैं और गवर्नमेंट दोबारा पीटीआई के पास पंजाब की चली जाती है, विफाक पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? ये मेरे ख्याल है इलेक्शन हो जाने दीजिए। जो आप कह रहे हैं ये एक मफरूज़ा है, इस मफरूज़े के ऊपर क्या बात की जाए। मेरा मफरूज़ा तो ये है कि आप 14 सीटें उनकी बात कर रहे हैं, हम तो इंशाल्लाह ये 20 की 20 और 20 ना सही कोई एक आध सीट शायद किसी और तरफ जा सके, हम तो मेजॉरिटी में, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में सीटें जीत। चलें, ठीक है, कमर ज़मान कारा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि कल जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ये कहते थे कि फ़ोन टेपिंग और ये ऑडियो और वीडियो सामने आना वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आज वही तहरीक इंसाफ और वही इमरान खान की जमात जो है कुछ और क्यों कह रहे हैं? आज वो क्यों समझते हैं कि ये फ़ोन रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हैं? तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म कमर ज़मान कायरा साहब की बड़ी क्लियर कट गुफ्तगू आपने सुनी, जो उनका वर्जन था कि ये ऑडियो टेप्स और वीडियो टेप्स वाला मामला जो है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर जो पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत हैं अली मोहम्मद खान साहब, PTI के सीनियर रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अली मोहम्मद खान साहब, पहला सवाल मैं आपसे, वैसे तो ऑडियो और वीडियो वाले मामले पर भी आना है, लेकिन ये जो डोनाल्ड लू के साथ जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आपके एक ओहदेदार PTI ओवरसीज के डॉक्टर अब्दुल्ला रियार साहब मिले भी हैं और माफिया उन्होंने मांगी हैं, वो तो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी हैं। क्या आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि PTI का कोई बंदा जो है वो डोनाल्ड लू के साथ उनकी US में मुलाकात हुई है, और अगर हुई है क्या वो PTI की बाकायदा इजाजत से हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल शाज़ेब भाई, और बहुत सबको नहीं पता लेकिन सब की इत्तला के लिए कि माशाल्लाह आप हज पे जा रहे हैं, तो मेरी जो है दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर से हज पे ले जाए, और वहाँ पाकिस्तान के लिए जरूर दुआएं कीजिएगा, और मेरा सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अत्हर पे दीजिएगा। देखें आदिल साहब, ख्वाजा साहब जिम्मेदार पोस्ट पे हैं और पहले भी डिफेंस मिनिस्टर रहे और अब भी, लेकिन बड़ी माजरत के साथ अर्ज है कि जितनी संजीदगी इस ओहदे के लिए चाहिए, जैसे हमारे परवेज खान खटक साहब थे डिफेंस मिनिस्टर, तो यू वुड रियरली हियर हिम स्पीक, बहुत कम मीडिया पे आते थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी बड़ी हसास है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और जब डिफेंस मिनिस्टर बोलता है तो डिफेंस मिनिस्टर बेसिकली नहीं, वो हमारी फौज हमारी बोल रही होती है, तो इसलिए जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जो ख्वाजा साहब ने गुफ्तगू माजी में भी की, कौमी असम्बली के फ्लोर पे जो हमारी पाक फौज के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि वो उनके शाय निशान नहीं थी, ना उनके ना हमारी फौज के, और उससे ना उनकी इज्जत वक़ार में कोई उसमें इजाफा हुआ, और फौज की तो इज्जत वो नहीं कम कर सकते, ना करेंगे, क्योंकि पूरा मुल्क हमारी पाक फौज के साथ पूरी कौम खड़ी है, लेकिन उससे फौज के वक़ार में इजाफा उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने वो बयानात 1965 और 71 के हवाले से दिए थे, वो तारीखी वाक़यात हैं। 65 पूरी दुनिया मानती है और जानती है कि पाक फौज ने, पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को जो है दंदान शिकन जवाब दिया और शिकस्त दी थी। तो ऐसी शख्सियत जो इस तरह उन्होंने गुफ्तगू की थी, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, और पूरी कौम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ उनके बयानिए पे खड़ी है। और जो ये डेविड लू हैं, ये सब बेसिकली तो उनके नुमाइंदे हैं हुकूमत अमरीका के, उनकी जाती तो कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने जो बात की तो हुकूमत अमरीका का और अंकल सैम का पैगाम हमें पहुंचाया, और इमरान खान साहब का पैगाम उनको बड़ा क्लियर है कि एब्सोल्युटली नॉट। कभी भी, ये मेरी एक बात सुन लीजिएगा कि इमरान खान साहब जिम्मेदार आदमी हैं, और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अमरीका से दुश्मनी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, तो मतलब आप क्लियरली ये डिनाई कर रहे हैं कि PTI की तरफ से ये डॉक्टर अब्दुल्ला रियार साहब या कोई और ने किसी किस्म का राब्ता नहीं किया, मुलाकात नहीं की डेविड लू से? बिल्कुल, हमारा इस पे बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है, और हम अपने आप से डिस्टेंस करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी वो डेविड लू हमारा जो है कोई मामे का पुत्र नहीं है जो जिससे जाके मिलता है जाके मिले। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि डेविड लू ने जो पैगाम अमेरिका का हमें पहुंचाया, इमरान खान साहब ने उस पैगाम को ज़मीन पे डाल के मसल के रख दिया कि पाकिस्तान जो है किसी का जो है, हम किसी की ज़र खरीद नहीं है, हम दोस्ती रखेंगे, ताउन रखेंगे, एक अच्छे रिलेशंस चाहते हैं अमेरिका से, लेकिन हम सैटेलाइट स्टेट नहीं बनेंगे, हम किसी के इशारे पे अपनी पाक सरजमीन जो है किसी को अड्डों के लिए नहीं देंगे। पाकिस्तान अपने गिरदोनवा में खासकर अफगानिस्तान के लिए अमन का बाइस तो बन सकता है, लेकिन यहाँ अड्डे देके हम अफगानिस्तान पे हमले नहीं करवा सकते थे। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताएगा एक और बड़ा अहम मामला, वो आपके दौर में भी बार बार कुछ ऑडियोज वीडियोज आई सामने, मुबैना, अभी भी मुबैना, चाहे वो खान साहब की हो, मलिक रियाज साहब की हो, मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहिबा की हो, जिसकी भी हो, ये चीज़ गलत है। किसी की इस तरह से रिकॉर्डिंग करना, वो सारे मामलात करना, तो गवर्नमेंट तो कायरा साहब तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये चीज़ गलत है, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि खान साहब का एक क्लिप चल रहा है, बतौर वज़ीर आज़म वो जिस चीज़ को ठीक समझते थे, आज उसी चीज़ को वो गलत समझ रहे हैं। देखें, कायरा साहब ने, मैं उनका बयान नहीं सुना, लेकिन जिस तरह आपने बयान किया है, अगर इस तरह उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है। वैसे भी इस्लाम जो है इस चीज़ की ममानियत करता है, ज़ाती मामलात में इस तरह से किसी को उसकी ठो लगाना।
हुकूमती मामलात ऐसे होते हैं कि उसमें जो वज़ीर आज़म होता है, ज़ाहिर है सबसे बड़ा ओहदा है, पूरे मुल्क का नुमाइंदा है, और उनकी इस तरह से गुफ्तगू टेप करना तो मैं समझता हूँ उल्टा उन पे है जो भी कोई इसको करता है। तो ये क्या नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच नहीं है कि आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह टेप करें? जो भी इसको करता है मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, और ये वक्त इन कामों का नहीं है। ये वक्त है, देखें बजट एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो हो गया जैसे होना था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि एक ऐसा बजट जिस पे कभी अपोजिशन ने कोई कट मोशंस प्रॉपर नहीं डाले। अपोजिशन थी नहीं तो क्या, क्योंकि अपोजिशन लीडर खुद कहता है मैं नून लीग से लड़ना है, तो वो मरहला खत्म हो गया। अब एक चीज करनी हमें चाहिए, वो ये है कि एक शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं। मेरे से पूछे ना, मेरे से मेरे दिल की बात पूछें, मैं पार्टी मौके पे इस पे नहीं, जरा अपनी बात कर रहा हूं कि मैं तो समझता हूं कि अगले इलेक्शन से पहले इस चीज का हिसाब किताब होना चाहिए कि एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ये मुदाखलत क्यों की गई और किस तरह ये होगी, और एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म रात के 12 बजे क्यों घर चला गया। जरूर सवाल जवाब होने चाहिए। अगर इमरान खान खुदा न खास्ता माज़अल्लाह करप्ट है, खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन है, उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, उसको फिर आप जेल में डालो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये ज्यादती जुल्म क्यों हुआ? लेकिन ये सारी चीजें इमरान खान साहब पर से पोस्ट डाल के कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ आए, छोड़ें जो लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। तो अगर इमरान खान साहब खुद जिनके साथ जुल्म हुआ है, 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म, और क्या हो गया? ये इमरान खान साहब को हटा के कौन सा आपने तीर मार लिया? आज पाकिस्तान कितनी मुश्किलात में है, 6 का जीडीपी तबाह बर्बाद हो गया, पाकिस्तान इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही थी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट इलेक्शन, ताकि सब अपने अपने उसमें वापस आए और किसी पे छींटे ना पड़े। ये अदालतें हमारी हैं, ये फौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, हमने सबको बचा के आगे चलना है। सो द ओनली वे फॉरवर्ड इज इलेक्शन। अगर कोई और किसी और चीज पे इलेक्शन, अच्छा ये अली मोहम्मद खान साहब ठीक है, मुझे आपसे ठीक है, देखिए आपने भी ये कहा कि ऑडियो वीडियो मुबैना जो भी सामने आ रही है वो ठीक है, गलत है, वो साइड पे कर दे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी की जाती और पर्सनल ऑडियोज और वीडियोस जो है मुबैना है अभी, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कायरा साहब ने तकरीबन यही बात की। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि कल को प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब और वो ये समझते थे कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। आज वही इमरान खान साहब या आपकी जमात जो है वो समझती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बुनियादी कंफ्यूजन है। ऑल्दो या तो कल आपका वर्जन गलत था या आज गलत सर, नहीं, दोनों टाइम पे बिल्कुल ठीक था। देखें, अगर आपका वजीर आजम है या मैं वजीर था ना जी, मैं इस मुल्क के पार्लियामान का वजीर था, तो पार्लियामान एक हसास तरीन जगह है, एक इंपॉर्टेंट तरीन जगह, सारा सिस्टम पार्लियामान के गिर्द घूमता है। अब मेरी कोई जाती गुफ्तगू है किसी दोस्त के साथ, पार्टी के साथ, इवन आप निजी महफिलों में बाज़ औक़ात अपनी पार्टी के बारे में भी बात कर देते हैं, आपकी निजी गुफ्तगू होती है, किसी और पार्टी के बारे में, मुल्की इदारों के बारे में कोई बात आप ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इन चीजों को रिकॉर्ड करके चलाना वो गलत है। लेकिन अगर मैंने एज अ वजीर, अल्लाह मुझे कभी ये तौफीक ना दे, लेकिन अगर मैं या कोई और मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट मैटर, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, खुदा न खास्ता वो मुल्क दुश्मन किसी से बात कर रहा है या कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किसी से कुछ कर रहा है, उसको आप रिकॉर्ड करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक अपनी गुफ्तगू है, आप नॉर्मल एवरीडे लाइफ, एवरीडे पॉलिटिकल डिस्कशंस करें, उनको रिकॉर्ड करके फिर एक वक्त पे चला के ब्लैकमेल करना, लेकिन ब्लैकमेल करना ये चीजें गलत हैं। और इस पे आपको याद होगा साकिब निसार साहब के दौर में भी, उससे पहले 90s में भी सुप्रीम कोर्ट ने चीजों का नोटिस लिया हुआ था। आपका बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आ गया। मुझे ये बताइए कि देखिए सब कह रहे हैं कि ये गलत है और इसके लिए कानून साजी, कानून तो आइन और कानून बड़ा क्लियर है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है उसके तदारुक के लिए क्या होना चाहिए? अगर गवर्नमेंट कुछ लेजिस्लेशन और वो करती है, आप पार्लियामान में तो बैठे नहीं हुए, कैसे इसका रास्ता रोका जा सकता है? कुछ नए कानून सामने आने चाहिए। देखिए, लॉ मेकिंग होनी चाहिए, लॉ मेकिंग हो भी सकती है। दूसरा ये है कि आपने अपने हसास इदारों को भी एक कवर देना होता है। हसास इदारा भी मुल्क के लिए काम करता है, वो भी मुल्क के वफादार होते हैं, अपनी जानों पे खेलते हैं, लेकिन उसके लिए उनको भी आपने रूल्स ऑफ द गेम देने होते हैं कि भाई आपने इस पैरामीटर के अंदर करना है। आपका जो, मैं क्लियरली बात करूंगा कि आपका जो वजीर आजम है, ही इज नॉट अ फेयर गेम, ही इज योर चीफ एग्जीक्यूटिव. We have to respect the position of the chief executive of the country. We can't just put that at risk by
कि हम हर वक्त उसके लिए उसकी हर चीज को रिकॉर्ड करते फिरें। हाँ, सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी है वो जरूर करें, नेशनल सिक्योरिटी से आगे कोई चीज नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काम है जो नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न नहीं है, लेकिन आप किसी शख्स को ब्लैकमेल करना है, तो मैं क्लियरली बता दूं आदिल शाहजेब, आज पूरी कौम के सामने, इमरान खान जिस आदमी का नाम है, ना कभी ब्लैकमेल हुआ है, ना कोई किसी का माई कलाल उसे ब्लैकमेल कर सकता है। वो मर जाएगा लेकिन वो झुकेगा नहीं। वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है और पाकिस्तान के लिए खड़ा है, और इतनी उसमें जुर्रत है कि 12 बजे हमारी हुकूमत को गिराया गया, नुकसान पहुंचा, लेकिन हम मियां नवाज शरीफ साहब की तरह मुल्क से बाहर जाके अपने हसास इदारे और सिपा के सरबराहान के खिलाफ कोई हर्जा सराई नहीं की, बल्कि इमरान खान साहब हैड द गट्स, उनमें वो इखलाकी जुर्रत थी कि उन्होंने ये कहा कि मैं यानी इमरान खान से ज्यादा मेरे मुल्क के लिए मेरी फौज जरूरी है। ये है इखलाकी मैयार उस आदमी का, ये है उसका मुल्क के लिए कमिटमेंट। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब इतने बड़े लेवल की कमिटमेंट दिखा रहे हैं, हम सबको मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। फॉर दैट वी नीड अ फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, चले अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आज के प्रोग्राम पर। आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहजेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।